मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि जनजाति होती क्या है। ठीक है, जनजातियां वैसी जातियां होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तो नहीं कहेंगे, है ना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या होती हैं, पिछड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और इस समाज की मुख्य धारा से कटी हुई जातियां होती हैं। ठीक है, और इनका जो रहवासी क्षेत्र होता है वो या तो जंगल होता है या तो फिर ग्रामीण क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1) में सूचीबद्ध आदिम जातियां जो होती हैं अनुसूचित जनजाति या एसटी कहलाती हैं। ठीक है, भारत के जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसका जो अनुच्छेद है 342 का जो क्लॉज 1 है, वो इस बात को मेंशन करता है, उसमें इन जातियों को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 342(1) में जो है सूचीबद्ध आदिम जातियां, आदिम मतलब पुरानी जातियां जो हैं, उनको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, जिसको अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, है ना। तो 342(1) में जो सूचीबद्ध आदिम जातियां हैं वो अनुसूचित जनजाति कहलाती है। और अनुच्छेद 366 का जो क्लॉज 25 है उसमें एसटी शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब एसटी किनको कहा जाए उस चीज को परिभाषित किया गया है। बात समझ में आ रही है? अब देखेंगे हम मध्य प्रदेश में जो हैं बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो उन जनजातियों को हम इस मैप के थ्रू, मध्य प्रदेश के मैप के थ्रू उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, बाकी बातें हम लोग करेंगे लेकिन इसके बाद बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन सा उसका संग्रहण क्षेत्र है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखो नंबर 1 पे देखेंगे, आपको दिख रही है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है मध्य भारत के पठार मतलब चंबल बेल्ट के जिलों में आप देखेंगे, है ना। तो इसमें जो है सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः मुरैना में, फिर ग्वालियर में और फिर शिवपुरी में पाई जाती है। ठीक है, तो सहरिया का जो है जो रीजन है वो कौन सा है? मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। देखिए ये मैप में देखिए, ऊपर का जो है मध्य प्रदेश का जो मत्था है, जो माथा है ना, मध्य भारत का पठार, इसमें चंबल बेल्ट के जिले भी आते हैं, है ना। तो उसमें जो है सहरिया जनजाति का निवास स्थान है ना, रहवासी क्षेत्र है मुरैना में, ग्वालियर में और शिवपुरी, इन जिलों में। ठीक, सहरिया। उसके बाद हम दूसरी जनजाति देखते हैं। देखिए भील। भील जो है मुख्यतः झाबुआ में, धार में, अलीराजपुर में और बड़वानी में पाए जाते हैं। ठीक है, भील जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? झाबुआ में, धार में, अलीराजपुर में और बड़वानी में। देखिए ये भील जनजाति, और हमने इसको एरो से दिखाया है कि किन किन जिलों में इनका संग्रहण क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति पाई जाती है पश्चिमी निमाड़ मतलब खरगोन में और पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा में। तो इस तरीके से आप देखिए इसको दर्शाया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति पाई जाती है कहाँ कहाँ में? एक तो ये इसका जो संग्रहण क्षेत्र है वो बैतूल है, होशंगाबाद है, फिर सिवनी है और फिर छिंदवाड़ा है। बात समझ में आ रही? कोरकू जनजाति बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी और छिंदवाड़ा। तो उसके बाद हम लोग आते हैं भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है मुख्यतः और सिर्फ केवल एक ही जगह पाई जाती है, वो है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में एक स्थान है पातालकोट नाम का। ठीक है, भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट नामक स्थान में पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोंड जनजाति जो है बालाघाट में, देखिए गोंड जनजाति है ये बालाघाट में पाई जा रही है, सिवनी में पाई जाती है और मंडला में पाई जाती है। बालाघाट, मंडला और सिवनी। बालाघाट और ये फिर सिवनी और ये फिर मंडला। तो यहाँ पे देखिए कोरकू जनजाति जो है छिंदवाड़ा में 2 किस्म की जनजातियां हैं, एक तो कोरकू है और एक भारिया जनजाति। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो गोंड है, गोंड जनजाति का जो निवास स्थान है वो है एक तो आपका, एक क्या हो गया आपका सिवनी वाला बेल्ट। तो बात समझ में आ रही है? तो छिंदवाड़ा में जो है कोरकू भी है और भारिया भी है, और जो है सिवनी में कोरकू भी है और गोंड भी है। इस तरीके से देखिए सिवनी की तरफ 2 तरफ से आ रहा है ना, तो इधर से कोरकू और इधर से गोंड, है ना। और इधर से देखिए छिंदवाड़ा में इधर से भारिया और इधर से कोरकू। तो मतलब
इस तरीके से है। तो कोरकू कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी और छिंदवाड़ा। उसी प्रकार से भारिया जो है सिर्फ जो है छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं, पातालकोट में, और गोंड जनजाति पाई जाती है बालाघाट, सिवनी और मंडला में। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैगा जनजाति। ठीक है, बैगा जनजाति का जो है मुख्य स्थान जो है वो है मंडला जिला। ठीक है, इसलिए मंडला को बैगाचक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो ये है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के लिए जो जिला है वो है मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट। ठीक है, मुख्य रूप से यही 4 जिले हैं जहां पर बैगा जनजाति पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से वो मंडला के जिलों में पाई जाती है, मंडला जिले में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगरिया जनजाति। ठीक है, अगरिया जनजाति जो है वो लोहे का काम करती है। ठीक, अगरिया है ना। तो अगरिया का जो क्षेत्र है, एक तो अनूपपुर है, उमरिया है, उसके बाद देखिए सीधी है और ये सिंगरौली है। तो मतलब अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सीधी और सिंगरौली 4 जिले हो गए। अनूपपुर देखिए ये अगरिया है, यहाँ से एक तीर निकला, ये गया अनूपपुर, दूसरा तीर ये हमने निकाले उमरिया, और तीसरा तीर हमने निकाले सीधी की, और चौथा तीर जा रहा है सिंगरौली में, है ना। तो इस प्रकार से अगरिया जो है 4 जिलों में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो मंडला में यहाँ देखिए कि मंडला में जो है गोंड भी हैं और बैगा भी है ना। तो मंडला में भी 2 किस्म की जनजातियाँ पाई जा रही हैं। उसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़े तो हमने अगरिया को भी देख लिया, बैगा को भी देख लिया। उसी के बाद हम देखते हैं पनिका समाज को। पनिका समाज जो है देखिए तीर का निशान गया, पनिका समाज का एक गोला हमने बनाया, और तीर का निशान कहाँ जा रहा है, शहडोल, है ना। और शहडोल फिर दूसरा तीर का निशान निकला वो सीधी में। तो कुल मिला के सीधी में 2 जनजाति पाई जाती है, एक तो अगरिया और दूसरी जो है पनिका। ठीक है, सीधी में भी 2 जनजाति, अगरिया और पनिका। उसके बाद हम लोग आते हैं ऊपर देखिए फिर कोल जनजाति। तो कोल जनजाति का मुख्य क्षेत्र है रीवा, सतना, सीधी। तो कुल मिला के अब देखो सीधी में कितने तीर के निशान जा रहे हैं, एक तो अगरिया से जा रहा है, पनिका से आ रहा है, और तीसरा कोल से। कोल, पनिका और अगरिया का जो है मुख्यतः जो क्षेत्र है वो है सीधी। मतलब 3 जनजातियों का ये संग्रहण क्षेत्र है, या निवास स्थल या रहवासी स्थान माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, वहाँ पर है ही। ठीक है, इनका संग्रहण क्षेत्र इस तरीके से है। तो आप इस मैप के थ्रू जो है जिस तरीके से आपको बताया गया, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको याद हो जाए, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। मध्य प्रदेश और भारत दोनों की सबसे बड़ी जनजाति जो है वर्तमान में भील है। ठीक है, तो और मध्य प्रदेश की हम लोग मुख्यतः बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, दूसरी जनजाति है गोंड और तीसरी है बैगा। ठीक है, भील, गोंड और बैगा ये मध्य प्रदेश की जनजाति है ना। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2001 के तहत जो है ना, जनगणना 2001 के तहत भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड। लेकिन 2011 की जनगणना से फिर भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में कौन उभर के आया, भील उभर के आया। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और भारत दोनों की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाती है, भील जनजाति। ठीक, भारत में जो एसटी का जो परसेंटेज है वो मात्र 8.6% है। ठीक है, भारत में जो है एसटी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 8.6%। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोग वहीं बात करें तो एसटी का जो है सर्वाधिक परसेंट कितना है, 21%, 21.1। ठीक है, भारत में 8.6% अनुसूचित जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है यही आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाता है, 21.1। मतलब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति का जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो बालाघाट जिले में है, और कितना है ये 984। तो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 984, और जो सर्वाधिक कहाँ पर है, बालाघाट जिले में। ठीक है, और वैसे भी लिंगानुपात के मामले में बालाघाट नंबर 1 है, 1021, है ना। 1021 पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। खैर वो दूसरी चीज़ है, अभी फिलहाल हमको एसटी के बारे में देखना है। तो अगर हम लोग बात करें कि विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसमें सहरिया, भारिया और बैगा। विशेष पिछड़ी जनजाति जो है सहरिया, भारिया और बैगा है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किस किस को मिला है, सहरिया, भारिया और बैगाओं को। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित 330 के तहत जो है क्या काम किया गया है,
कि जो अनुसूचित जनजाति है उनको विधानसभा में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया, उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद है ना 330 के तहत अनुसूचित जनजाति को क्या किया गया है, विधानसभाओं में आरक्षित किया गया है, मतलब उनके लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें मध्य प्रदेश में एसटी के लिए जो टोटल रिजर्व सीट है विधानसभा में वो है 47। कितनी है, 47। बिल्कुल याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं एसटी के लिए, तो वो है 47 सीटें। फिर उसी तरीके से देखिए जो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद जो 332 है उसके तहत लोकसभा में सीटों का जो आरक्षण किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था है, उसके तहत जो है अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में लोकसभा में एसटी के लिए रिजर्व सीट संख्या है 6। ठीक है, विधानसभा एसटी रिजर्व कितना है 47 और लोकसभा एसटी रिजर्व कितना है मध्य प्रदेश में, तो वो हैं 6 सीटें रिजर्व है। ठीक, इसी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और अनुच्छेद 335 के तहत जो है ना, अनुच्छेद 335 के तहत जो है क्या है कि संघ एवं राज्य के अंतर्गत जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं आती हैं, इनके अधीन जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सभी सेवाओं में भी एसटी को या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। और भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 338 क या 338(1) के तहत क्या है, एसटी आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, और एसटी और एससी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति को उनके उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति है ना अधिनियम 1989 है ना उसको पारित किया गया। तो 11 सितंबर 1989 है ना 11 सितंबर 1989 को जो है राष्ट्रपति ने अनुमति दिए है ना इस अधिनियम को, और उसके बाद में ये जो है लागू कब हुआ, 30 जनवरी 1990 को ये जो है अधिनियम लागू हो गया है ना, एसटी एससी निवारण अधिनियम है ना। तो इस तरीके से वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। विजय को क्या बोले, सापला, विजय सांपला, यहाँ लिखा है विजय सांपला है ना। और मध्य प्रदेश एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मिरावी। ठीक है, मध्य प्रदेश एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मिरावी है ना। ये मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जनजाति का, उसकी स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी, 1995 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D मतलब 243(4) के अंतर्गत जो है पंचायतों में एसटी और एससी के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब पंचायतों में भी सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है, भारतीय संविधान के 243D के तहत। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से है। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है 89 जिले जो हैं वो ट्राइबल जिले कहलाते हैं। मतलब वो जिले क्या है, ट्राइबल है, पिछड़े जिले हैं है ना, ट्राइबल जिले हैं। मतलब ऐसे जिले जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसे जिलों को जो है काय में रखा गया है, ट्राइबल जिलों में रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप उसको दिमाग में डाल लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना है कि मान लो अगर आपसे पूछता है कि जनसंख्या के हिसाब से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या, इसके लिए कोड है, देखो, धार अली की भिंडी, धार अली की भिंडी। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है एसटी की जनसंख्या कहाँ है, मतलब अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो है धार जिले में। और प्रतिशत की दृष्टि से बोलेगा तो वो है अली से अलीराजपुर। और भिंडी लिखा है, मतलब जनसंख्या और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ कम है, तो वो है भिंडी, मतलब भिंड में। बात समझ में आ रही है, इसलिए कोड याद रख लो, धार अली की भिंडी, धार अली की भिंडी। कोड याद रखो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी है ना। और बिल्कुल इन चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें से बहुत से प्रश्न जो हैं आपको MPPSC की परीक्षा में या जो भी वनडे एग्ज़ाम है MP में, तो वहाँ आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। कृपया करके अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है।
और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, जय श्री राम।